सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों तक मेरी ध्वनि पहुंच रही होगी, ऑडियो वीडियो ठीक है तो मुझे सूचित कीजिएगा आप लोग। हम लोग अभिलेख पर बात कर रहे थे और आपने मैं पीडीएफ अपलोड कर दी थी, मैंने एक बार देखी होगी आप लोगों ने, तो थोड़ा सा समझ में आया होगा। पर विद्यार्थी यूजीसी नेट वालों से एक शिकायत है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो काम नहीं भेज रहे हैं, अपना होमवर्क नहीं आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि शिथिलता आ गई है और पढ़ने की बात जो है वो थोड़ा सा कम हो गई है। ऐसा नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ढंग से पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ना है। इस बात को ठीक से ध्यान रखिएगा, ठीक है। गड़बड़ नहीं होने देनी है बिल्कुल भी। हमने चलिए मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा। गिरनार शिलालेख हमने पढ़ा था, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख। अशोक के अभिलेखों पर चर्चा हुई हमारी। अशोक के अभिलेखों के चर्चा होने पर जो है हमने खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ा। इसका प्रत्येक वर्ष की खात इसकी एक विशेष बात यह है कि अच्छा, अभिलेख से ना आप लोगों को जो बात ध्यान रखने की है विशेष, वो यही है कि कौन से अभिलेख में क्या बात हुई है। ये हो गया पता तो बस फिर काम हो जाएगा, फिर समस्या नहीं होगी। किस अभिलेख में क्या बात हुई है, जैसे ही इससे आप लोगों को पता लगा ठीक से, तो समस्या नहीं होगी फिर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई बात नहीं, देख लेना, मैनेज कर ले। पर ये है भाई, विद्यार्थियों मैनेज करना होता है, यूजीसी नेट मैनेज करने का ही खेल है सारा का सारा। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है खारवेल के, इस पर हमने चर्चा कर ली थी आप लोगों के साथ। और इसके बाद हमने सारनाथ अभिलेख पर भी चर्चा की थी। कनिष्क का सारनाथ अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, संस्कृत इसकी भाषा है, ये हमारी चर्चा हुई थी। और इससे अगला रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख, जो गुजरात में आप लोगों को जूनागढ़ में है, ये पेपर में बहुत पूछा गया है। और ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का ये सबसे प्राचीन अभिलेख हमें मिलता है। और उसका विशेष बात यह है कि 12वीं पंक्ति में इसने यौधेय और दक्षिणापथपति सातकर्णी का उल्लेख हुआ है। इसमें रुद्रदामन ने दक्षिणी पूर्वी पंजाब में निवास करने वाले यौधेयों को पूरी तरह से पराजित किया था। यही प्रश्न ज्यों का त्यों बना, मैंने कल भी आप लोगों को बताई थी ये वाली बात, कि यौधेयों को जो है वो पराजित करने वाले राजा का नाम बताओ। रुद्रदामन ने दक्षिणापथ के राजा सातकर्णी को 2 बार खुली लड़ाई में पराजित किया। तो ये दोनों को नाम ध्यान रखना आप लोग। इसके अतिरिक्त भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक कहा गया है, ये चर्चा हमने कर ली थी। जीर्णोद्धार कराया इसने, जीर्णोद्धार को लेकर के जो पंक्तियां हमने मूल अभिलेख की थी, इसको एक बार आप लोग सामान्य रूप से देख लेंगे, हिंदी हिंदी भी पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चत्वारि हस्त शतानि विंशतुत्तराणि आयतेन आयतनेन एतावन्ति एवं विस्तीर्णेन पंचसप्तति हस्त अनवगाढ़ेन भेदेन। तो 75 हाथ गहरा कटाव के कारण जो सुदर्शन ताला मरुस्थल के समान बहुत ऐसा ऐसा हो गया था, और इसको जो है अ, देखो इसमें हिंदी में दिया हुआ है ना, मैंने हिंदी आप लोग हिंदी पढ़ लोगे तो भी काम हो जाएगा ये। मैंने
देखो ये नाम भी आया हुआ है इसमें, अ, यौधेयों और वणिक, यौधेयों और दक्षिणापथ के स्वामी को बिना किसी छल कपट के 2 बार हराकर संबंध की निकटता के कारण, न उखाड़ फेंकने के कारण, कीर्ति को प्राप्त करने वाले, विजय को प्राप्त करने वाले, भ्रष्ट राजाओं को पुनः स्थापित करने वाले, यथार्थ रूप से उठाकर, सारे विशेषण हैं संस्कृत में, विशेषण जो है वो। इसको लास्ट में एक बार इनका ना सबका कालक्रम निर्धारित कर लेंगे अभी, इसके लास्ट में एक साथ, क्योंकि कालक्रम को लेकर के एक बार लिस्ट बना लेते हैं इसकी, भले फिर इसको देख लेंगे, क्योंकि कालक्रम पूछा गया है इस बार। देखो ये यहाँ आया है, विशेष्य पद जो है, महाक्षत्रप रुद्रदामा के द्वारा हजारों वर्षों के लिए गायों और ब्राह्मणों के लिए, धर्म और कीर्ति की वृद्धि के लिए, नगरों और जनपदों के लोगों को कर, बेगार और प्रणय उपहार की क्रियाओं से पीड़ित किए बिना अपने कोष से विपुल धनराशि के द्वारा और थोड़े समय में 3 गुना अधिक दृढ़, चौड़े और लंबे बांध को बनाकर सभी तटों पर और अधिक दर्शनीय बनवाया गया। तो रुद्रदामन ने जो है ये बनवाया था, और इस रुद्रदामन का जो है, बाकी तो ऐसा लंबा चौड़ा था, ये था वो था, इतना तो उसकी विशेषता है। लेकिन पीछे जो आया हुआ है कि योधे और दक्षिणापथ के स्वामी को जो है बिना किसी छल के उखाड़ फेंकने के कारण, लेकिन संबंध की निकटता के कारण उसने इनको वापस भी छोड़ दिया था, ऐसा ये रुद्रदामन था। रुद्रदामन के बारे में इतना बताया गया है। और पीछे भी जो है यहाँ से जो वर्णन किया गया है कि वो रुद्रदामन कैसा था, हिंसक जंतुओं, वन्य पशुओं, रोग आदि से पूर्व अनाक्रांत नगरों, वणिक पथों और जनपदों वाला, जिसके जनपद और वणिक पथ ऐसे थे कि जो रोग आदि से भी दूर थे, अपने पराक्रम से जीते हुए अनुराग पूर्ण समस्त प्रजा वाले, पूर्वी आकर और पश्चिमी अवंती, आकर ही नाम है क्या पता नहीं, अवंती, अनूपदेश, आनर्त, सुराष्ट्र, श्वभ्र, मारवाड़, कच्छ, सिंधु, सौवीर, कुकुर, अपरांत, निषाद आदि उसके प्रभाव से यथावत धर्म, अर्थ और काम आदि विषयों को प्राप्त होने वाले समग्र देशों के स्वामी, इतना उसका देश, इतना इतना उसकी जो है वो सीमा थी कि पूर्व में आकर, पश्चिम में अवंती, अनूपदेश, आनर्त, सुराष्ट्र, श्वभ्र, मारवाड़, कच्छ, सिंधु, सौवीर, कुकुर, अपरांत, निषाद, ये सब उसके जो हैं वो सीमाएं थी। एक ये बात इसकी आई हुई है, ऐसा वो था। और एक चीज और है, ये तालाब जो है पहले मौर्य वंशी राजा चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक जो पुष्यगुप्त था उसने बनवाया था, जिसका इसने जिसका इसने जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन ने, पहले वो पुष्यगुप्त ने बनवाया। मौर्यवंशी अशोक के लिए यवनराज तुषास्व के द्वारा आसीन होकर नालियों से अलंकृत किया हुआ और उसी के द्वारा बनवाई हुई राजोचित व्यवस्था वाली इस दरार में देखी गई प्रणाली से विस्तृत बांध का निर्माण किया गया था। पुष्यगुप्त हुआ और मौर्यवंशी राजा चंद्रगुप्त के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। मौर्यवंशी अशोक के लिए यवनराज तुषास्व के द्वारा सुराष्ट्र के प्रांतीय शासक के पद पर आसीन होकर के जल निकास की नालियों से अलंकृत किया हुआ। तुषास्व ने बाद में इसमें जो है वो नालियां बनवाई, इस पर अलंकरण किया। मतलब ये जो तालाब था लंबे समय से इसका कार्यक्रम चल रहा था, तो पहले इसको बनवाया पुष्यगुप्त ने, तुषास्व ने जो है बाद में इसमें नालियां बनवाई, ऐसा कह रहे हैं। और इसके बाद इसमें फिर जब दरारें देखी गई, दरारें देखने पर फिर बाद में इसने इसका निर्माण कराया। इतना यहां से जो है वो आप लोगों को सिर्फ इतना वर्णन इसमें देखने को मिलता है। और इसके अतिरिक्त अमात्य सुविशाख का नाम जो है वो है, ये आप लोगों को, सुविशाख जो है इसका मेन आर्किटेक्ट था। एक ये प्रश्न यहां से जो है, अमात्य सुविशाख इसका जो आर्किटेक्ट था, अमात्य सुविशाख जो कि कुलैप का पुत्र था। बाकी तो आप लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं, बस अमात्य सुविशाख का नाम आप लोगों को यहां से ज्यादा जरूरत है। योधेयों और सातकर्णियों को इसने हराया, ये काम की बात है। और इसको बनाने वाला मुख्य व्यक्ति जो है पहले जिसने बनाया वो पुष्यगुप्त था। बस इतनी काम की बात है, और यहां से बाकी तो हो गया है।
देखो ये दिया हुआ है, ऐतिहासिक दृष्टि से अभिलेख की पंक्ति 9 से 46 तक के अंश के 46 तक के अंश विशेष महत्ता के हैं, क्योंकि रुद्रदामन के गुण सब बताए गए हैं। दूसरा ऐतिहासिक तथ्य ये पता लगता है कि उसने जिस शातकर्णी को पराजित किया था वो उसका निकट संबंधी था, क्योंकि उसने उसको जीत कर भी छोड़ दिया था। और योद्धेयों के साथ उसका संबंध का पता लगता है कि योद्धेयों और शातकर्णियों को जीत करके भी उसने, लेकिन उन्हें वो नहीं किया। और ये जो है 500 वर्षों का इतिहास भी दिखाया कि इस से पहले जो है रुद्रदामन से पहले पुष्यगुप्त ने इसको बनवाया था। बस इतना है, और यहां से कोई प्रश्न बनने का जो है वो है नहीं। अगर इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई तो बढ़े आगे। कुछ भी नहीं था, बस इतना ही है, इनमें से सारा कलेक्शन का काम है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बाकी देखो ये विषय होगा प्रश्न से पूरा होगा। प्रश्न जो है आप लोगों को आज रात्रि में यूट्यूब वाले इस पर करा दूंगा मैं, लिपि और अभिलेख के प्रश्न 2 कक्षाओं में या 1 कक्षा में जितना भी हो पाएगा। आज रात्रि का समय इसी के लिए है, तो आज यूट्यूब वाली क्लास में भी जुड़ना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। जो है ये बलुएदार पत्थर पर 35 फुट ऊंचा गोल स्तंभ है, और उस पर जो है 33 पंक्तियों का 33 पंक्तियां हैं इस अभिलेख में। अशोक ने इसको बनवाया था, ये कौशाम्बी में ये स्थित था। ये कहा जाता है पहले कौशाम्बी में था, बाद में जहांगीर जो है इसे लेकर के आया था, और इस पर जहांगीर ने अपना एक लेख अंकित करवाया था। गुप्तकालीन प्रशस्ति को रचने वाले हरिशेन हैं, और ये ध्यान से पढ़ने वाली वो है। समुद्रगुप्त का संधि विग्रही कुमार अमात्य महादंड नायक हरिशेन था। ये इसका ना, एक तो संधि विग्रही किसकी उपाधि है ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। कुमार अमात्य भी जो है इसकी उपाधि है, और हरिशेन जो है इसका नाम है, महादंड नायक भी इसकी उपाधि है। तीनों उपाधियां हैं इसकी। चकपालित कहाँ है नाम इसमें? देखो इसमें मैंने पूरा मूल है ये लिखा हुआ। है निशांत कहाँ है इसमें? मतलब मैं, हम तो मूल पढ़ रहे हैं ना, देखो मूल अभिलेख है ये वाला, और मूल अभिलेख को एक बार पीछे से ही दिखाते हैं इसको। भाई यही देखो, पहले से जो लिखा हुआ है हमने, पुष्यगुप्त जो है प्रांतीय शासक, उसने इसको बनवाया था। सुशास्प जो है उसने इसमें बाद में नालियां बनवाई, नहरें बनवाई। रुद्रदामन के समय जो है इसका पुनर्निर्माण कराया गया। सुविशाख अमात्य जो है उसकी देखरेख में ये वाला काम हुआ। और इस सुदर्शन झील हो गई बाद में, इसका दर्शन अच्छा लगने लगा, इसलिए ये सुदर्शन झील है। और मूल में भी जो है वो चष्टन के पौत्र हैं ये वर्णन पढ़ा था हमने कल। कहाँ गया वो? ये तो मूल हो गया ना। हाँ, फिर इसका संस्कृत अनुवाद ये है कि सुदर्शन नाम का ये तालाब गिरिनगर के निकट मिट्टी और पत्थरों की चौड़ी लंबी और ऊंची बिना जोड़ के, ये सब नाम दिया हुआ है। राजा चष्टन का जो पौत्र है ये दिया हुआ है यहाँ से। चष्टन का पौत्र, क्षत्र जयदामा का पुत्र, गुरुजनों के द्वारा बहुत चर्चित नाम वाला रुद्रदामन। इतने ही नाम है इसमें, और तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं कुछ। या निशांत कहीं कुछ और आप लोग, आपके पास ऐसा? क्योंकि हम तो मूल भी लिखा हुआ है हमारे सामने ही, और उसमें से क्या बात निकलती है वो भी लिखा हुआ है ये सब। तो और तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नाम है नहीं मेरी दृष्टि में। बाकी उसकी उपाधियां हैं सारी की सारी, वो ऐसा था वो वैसा था। उपाधियों से प्रश्न नहीं बनेंगे ऐसे, इनमें से मतलब उपाधियां क्या, विशेषणों से प्रश्न नहीं बनेंगे। हाँ, कोई उपाधि अगर उसकी हो तो
वो बनेगा। मुझे और नहीं कुछ दिख रहा है। इस विषय में महाक्षत्रप के मति सचिव और कर्म सचिवों के द्वारा अमात्य गुणों से युक्त होते हुए भी दरार के बहुत बड़े होने के कारण उत्साहहीनता से विमुख मति वाले, बाकी सबका देखना एक बार। मुझे पता ना देख के कहाँ है ये। मुझे भी इसका सुविशाख नाम याद रहता है। और महादंड नायक हरिशेन जो है इसकी उपाधि हो गई है। और इसको जो है कैप्टन ए ट्रायर पहले जो है वो प्रकाश में लाए थे, और इसको नवीन पाठ जो बनाया अंग्रेजी अनुवाद जेम्स प्रिंसप ने बनाया फिर, अंग्रेजी अनुवाद इसका जो है। और इसमें जो है वो समुद्रगुप्त के निर्वाचन और उसके भाइयों के विद्रोह के पश्चात प्रयाग प्रशस्ति, उसके द्वारा अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोट कुलज के विरुद्ध लड़े गए युद्धों का वर्णन है। ये काम की पंक्तियां हैं कि किसके विरुद्ध जो है, मतलब अभिलेख में क्या विशेष जो टेक्स्ट है वो जरूर पूछा जाता है। तो इसमें इन राजाओं का नाम है अच्युत, नागसेन, गणपति नाग और कोट कुलज, इनके विरुद्ध जो युद्ध लड़ा गया वो है। और समुद्रगुप्त ने युद्ध में अच्युत, नागसेन, गणपति नाग को उन्मिलित किया और कोट कुलज को बंदी बना करके पुष्पनगर में उससे क्रीड़ा की। तो ये जो है ये 4 राजाओं को उसने जो है वो हराया कुल मिला करके, ये वर्णन है। समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिणापथ के अर्थात दक्षिण के 12 राजाओं से उसने युद्ध किया। 12 राजाओं के नाम, पहली बार एक प्रश्न क्या आया था, 9 राजाओं को उसने हराया था। तो 9 राजाओं में से किन के नाम आते हैं? रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मा, इन 9 राजाओं को जो है उसने, आर्यावर्त के 9 राजाओं को उसने हराया था। ये बात ध्यान में रखना। बाकी तो इसमें से और कुछ ऐसा, अश्वमेध यज्ञ किया था उसने, ये पता लगता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालती है। दक्षिण भारत के इन प्रदेशों को जीतता हुआ समुद्रगुप्त कांची तक पहुंच गया था। समुद्रगुप्त ने इन राजाओं को पराजित करके बंदी बनाया और बाद में इन्हें स्वतंत्र करके उनके राज्य उन्हें लौटा दिए। इनको हरा करके पर इनके राज्य सब उनको लौटा दिए हैं। तो कौन सा राज्य का कौन राजा था, ये प्रश्न भी बन चुका है। इनमें से 9 राजाओं में से यही था ना, आर्यवर्त के कितने, केवल संख्या पूछी हुई थी, आर्यवर्त के कितने राजाओं को उसने हराया। मैं आप लोगों को मूल रूप में भी दिखाता हूं। प्रयाग प्रशस्ति ये जैसे क्योंकि अब क्या है ना, वो पाठ पढ़ा नहीं जाता है पूरा, तो इस तरह से अधूरा पाठ मिलता है। तो उस अधूरे पाठ में से मैं आप लोगों को दिखाता हूं। प्रयाग पर पहले इसको वो पढ़ लेते हैं। इसमें से और काम की बात क्या है, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विद्यानुराग पर प्रकाश डालती है। उच्च कोटि काव्य के लिए से कविराज की उपाधि दी गई है। तो वहां कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त के लिए, एक तो ये काम की बात हुई यहां से। और हरिशेन के बारे में भी कुछ सूचना बताती है कि महादंड नायक ध्रुव भूति का पुत्र है वो, तो ये भी लिख लेना पिता का नाम। समुद्रगुप्त का वो कुमार अमात्य है, ये उसका विशेष वो हुआ। और संधि विग्रहिक था, मतलब या तो उसकी उपाधि थी, उसने संधि विग्रह कराया होगा कहीं, इसलिए इसका उपाधि थी ये वाली। और ये चंपू शैली में, एक चंपू काव्य है, ये भी ध्यान रखना। गद्य पद्यात्मक दोनों तरह से लिखा गया है। प्रारंभिक भाग पद्य में है और उत्तरकालीन भाग गद्य में लिखा गया है। मंदाक्रांता, स्रगधरा और शार्दूल विक्रीडितम छंदों में लिखा गया है ये वाला। 3 छंदों में जो है लिखा गया है, मंदाक्रांता, स्रगधरा और शार्दूल विक्रीडितम। बाणभट्ट की गौड़ी शैली से की जा सकती है। दुर्भाग्यवश प्रयाग प्रशस्ति में तिथि का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। शैली इसकी जो है वो गौड़ी है। ये काम के तथ्य यहां से जो है वो निकले हैं। अब आप लोग एक बार पढ़ के देखोगे तो देखो ये आया हुआ है, सत काव्य श्री विरोधान बुध गुणित। ये पढ़ा नहीं जाएगा क्योंकि इसका अलग तरह से है। आप लोगों को बस इसमें से जो नाम आए हुए हैं, रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्म, गणपति नाग, नागसेनच्युत, नंदी, बलवाद्यनेक, अनेक आर्यावर्त राज, प्रसव उद्धरणोवृत्त, प्रभाव महतः परिचारकी कृत, सर्वाटविक राजस्य। पूरा वाक्य पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन आगे अगली उस पर पूरा हो रहा होगा। कुल मिलाकर के बस यहां से 12 राजाओं के साथ युद्ध किए,
उनको दक्षिणापथ के 12 राजाओं को, आर्यावर्त के 9 राजाओं को उसने जो है वो हराया है। ये इसके बारे में मिलता है। बस ये पर्याप्त है। बाकी प्रश्नों की दृष्टि से मैंने 2015 से लेकर के 2024 तक के जितने प्रश्न हैं वो सब बनाए हैं, बाकी उन प्रश्नों को देख करके कर लेंगे। कहाँ है 17, 19, 21 वर्ण? ये कह रहे हो ये? कहाँ है 17, 19, 21 वर्ण? अच्छा, छंदों के कारण कह रहे हो? अच्छा, मंदाक्रांता, सृगधरा और शार्दुल विक्रीडितम के कारण कह रहे हो? तो पता नहीं कैसे रहा होगा, क्या रहा होगा, क्यों रहा होगा। बस इतना है कि यहाँ से छंदों के नाम ये मिलते हैं और उसकी उपाधियां मिलती हैं। कविराज समुद्रगुप्त की उपाधि है, और उसने दक्षिणापथ के 12 राजाओं के साथ युद्ध किए, उन्हें हराया। भाई ये नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को। पीडीएफ मैंने अटैच कर दी है, नाम याद रखने पड़ेंगे। शाम को पढ़ के आना, फिर देखेंगे प्रश्न इनसे जब कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, चलो। यशोधर्मन विष्णुवर्धन का मंदसौर शिलालेख 532 ईस्वी में जो है लिखा गया है ये। सबका टाइम एक साथ आप लोगों को बाद में जो है वो आज रात्रि की कक्षा में लिखवा दूंगा मैं। मुझे इस पर थोड़ा सा और काम करना है, एक बार प्रश्नों के हिसाब से सारा का सारा एक बार और कर लेंगे। यशोधर्मन विष्णुवर्धन का मंदसौर शिलालेख मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित एक शिलालेख है। इसकी भाषा जो है वो प्राकृत पाली मिश्रित संस्कृत भाषा है। प्राकृत, पाली और संस्कृत तीनों भाषाएं जो है वो, प्राकृत की हुई पाली, तो वैसे पाली प्राकृत का ही नाम है, उसका थोड़ा सा एक अलग भेद है। तो ये पाली प्राकृत मिश्रित संस्कृत भाषा है और गुप्त लिपि में लिखी गई है ये। गुप्त लिपि में, तो गुप्त लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि से अलग हुई है। ठीक है। 532 ईस्वी का समय हो गया है, और कालक्रम पूछा हुआ था अभी वाले पेपर में आप लोगों को। 2 फीट चौड़े और 1.5 फुट ऊंचे और 2.5 इंच मोटे पत्थर पर अंकित है ये। तो शिलालेख देखोगे आप लोग तो 2 फीट चौड़ा रहा होगा वो, 2 फीट चौड़ा, 1.5 फीट जो है वो नहीं, अच्छा 2 फीट चौड़ा, 1.5 फीट जो है वो ऊंचा, 2.5 इंच मोटा पत्थर है जिस पर ये लिखा गया है। ओम से आरंभ होता है, जिसके पश्चात शिव के मंगलाचरण है। इसके अंत में लिपिकार का नाम भी अंकित है, और ये अलग अलग छंदों में है। यशोधर्मन का ये प्रथम लेख एक पत्थर पर उत्कीर्ण किया गया, जिसे कुएं की सतह पर चिपकाया गया था। ठीक है, कुएं के बाहर चिपकाया गया था। यह शैव लेख है, शिव की उपासना विशेष रूप से की गई है। संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में निबद्ध किया गया है, लेकिन ब्राह्मी भी जो है ना गुप्तकालीन ब्राह्मी है ये। गुप्त लिपि का मतलब जो है वो गुप्तकालीन ब्राह्मी है। इसमें 25 लाइन है। बस इतनी बात है काम की यहां से। मंदसौर के शिलालेख से शैव लेख है, एक ये बात ध्यान रखने की है, ब्राह्मी लिपि है लेकिन गुप्तकालीन ब्राह्मी है, और प्राकृत पाली संस्कृत भाषा से जो है ये मिश्रित है। बाकी जो है इसमें से और काम की बात कुछ ऐसी विशेष नहीं है। ये उसके बाहर लगवाया गया होगा, कुएं के बाहर। सिर्फ इतनी जानकारी पर्याप्त है। बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख 628 ईस्वी में लिखा गया, यही इस बार ये भी क्रम में था, पूछा हुआ आप लोगों को। शाहजहांपुर में है ये, हर्ष के द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। हर्ष कौन है? हर्षवर्धन है वही। संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। इसका उद्देश्य हर्ष के द्वारा अपने अधीन राजाओं, अधिकारियों, प्रतिनिधियों, पार्षदों, निरीक्षकों, न्यायाधीशों और सेवकों को आदेश देना था। उसने आदेश दिया था। यहां से प्राप्त अभिलेख में हर्ष के द्वारा अहिछत्र भुक्ति के अंगदीया विषय के मरकट सागर नामक गांव को सभी करों से मुक्त करके 2 ब्राह्मणों को, बालचंद्र और भट्ट स्वामी को दान देने का उल्लेख है। ये बात हुई यहां से। हर्ष जो है वो मरकट सागर गांव है, जो कि अहिछत्र भुक्ति का अंगदिया, अंगदिया जो है उसका नाम है जिले का। अंगदीय विषय जो है वहां का मरकट सागर नाम का गांव है, और वहां पर बालचंद्र और भट्ट स्वामी जो है कोई 2 ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों को वो सभी करों से मुक्त करके जो है ये गांव दे रहा है। ये इसका उल्लेख है।
हर्ष की वंशावली भी है और उसके मूलभूत पुष्यभूति का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन पुष्यभूति जो उनका सबसे पहला वो है उसका यहाँ उल्लेख नहीं है। ठीक है। बांसखेड़ा अभिलेख की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्वयं हर्ष के हस्ताक्षर हैं, ये काम की बात है यहाँ से। और हस्ताक्षर संभवतः मूल हस्ताक्षर की फोटोकॉपी है जिसे ताम्रपट्ट पर उतार लिया गया है। अभिलेख के अंत में ये हस्तलेख सुंदर अक्षरों में है इस तरह से, स्वहस्तो मम महाराजिराज महाराजाधिराज श्री हर्षस्य, ये लास्ट की लाइन है इसकी। यह अभिलेख वर्धमान कोटि नामक स्थान से मिला था, ये वर्धमान कोटि, और उसमें हर्ष के पूर्वज राजाओं के आराध्य देवों और व्यक्तिगत विश्वासों का भी संकेत है कि हर्ष जो है किन्हें पूजते थे, ये संकेत है। प्रभाकर वर्धन को इसमें वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थिर करने वाला कहा है। प्रभाकर वर्धन अच्छा राज्य कर रहे थे, ऐसा राज्य की विशेषता बताई जाती है, राजा की विशेषता बताई जाती है ये कि वो अभिलेख की अन्य विशेषता यह कि इसमें हर्ष के प्रशासन के विभिन्न अंग अधिकारियों के पद एवं दान में दिए गए गांवों पर लगने वाले करों का विशेष उल्लेख है। हर्ष के प्रशासन और आर्थिक मामलों पर प्रकाश पड़ता है। राज्यवर्धन द्वारा मालवा नरेश, देवगुप्त एवं अन्य राजाओं पर विजय का और शशांक का शत्रुगृह शशांक के घर में वध का भी उल्लेख मिलता है। तो यहाँ जो है वो राज्यवर्धन जो इसका बड़ा भाई है हर्षवर्धन का, वो मालवा का नरेश जो देवगुप्त है उस देवगुप्त पर विजय प्राप्त करता है, और जो शशांक राजा है उसको उसके घर में ही जाकर के मारता है इसका बड़ा भाई हर्षवर्धन, ये उल्लेख मिलता है। तो यहां से जो है क्या काम की बातें निकली कि एक तो ये दान में दिया गया जो वो था उसके बारे में जानकारी मिलती है, वर्धमान कोटि नाम के गांव से मिला हुआ है और उसके हस्ताक्षर हैं इसमें। और राज्यवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन को वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थिर रखने वाला कहा है, ये राजा की विशेषता मिलती पता चलती है यहाँ से। देवगुप्त और शशांक का को हराया है राज्यवर्धन ने, इन दो राजाओं का नाम लिख लीजिएगा आप। मूल पाठ ऐसे है, श्री स्वस्ति, पता है क्या है जो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना मूल पाठ, मैंने पूरा एनालिसिस करके जब पिछली बार इसको बना रहा था तो जो प्रश्न बने थे उनके आधार पर बनाया हुआ है। जो मूल पाठ जिनके लगे हुए हैं आप लोगों के पाठ्यक्रम में, उनको मूल पाठ की पंक्तियां आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। श्री स्वस्ति महानौ महानौ हस्त्यश्व जय स्कंधावार छीवर्ध, श्री हर्ष होना चाहिए ना, श्री हर्ष नहीं, श्री वर्धमान स्कंधावारात छी, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वर्धमान कोट्या महाराज श्री नर महाराज श्री नरवर्धमान श्री वर्धन, श्रीधर वर्धन होगा या तो हर्षवर्धन होगा या तो श्री नरवर्धन, अच्छा नहीं श्री नरवर्धन है, उसके पुत्र हैं श्री नरवर्धन तस्य पुत्रः तत्पादानुध्यायातः श्री वजिणी देव्याम उत्पन्नः परमादित्य भक्तः महाराज श्री राज्यवर्धनः तस्य पुत्रः पादानुध्यातः श्रीमद् अप्सरो देव्याम उत्पन्नः परमादित्य भक्तो महाराज श्रीमद् आदित्यवर्धनः तस्य पुत्रः तत्पादानुध्यातः श्री महासेन गुप्ता देव्याम उत्पन्नः चतुस्समुद्रातिक्रांतिकीर्तिः प्रतापानुरागोप नत अन्य राजो वर्णाश्रम व्यवस्थापन्न प्रवृत्त चक्र एक चक्र रथ इव प्रजानाम आरतिहरः परमादित्य भक्तः परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री प्रभाकर वर्धनः तस्य पुत्रः तत्पादानुध्यातः स्थित यशः प्रताप वित
छुरित सकल भुवन मंडल परिगृहीत धनद वरुणेन्द्र प्रभृति लोकपाल तेजाह तत्पथोपार्जित अनेक द्रविण भूमि प्रदा प्रीणित अर्थी हृदयो। कहाँ है इसका पूरा नाम? अच्छा, उसके सारे वो हुए हैं विशेष क्या नाम, विशेषण ही आए हैं अभी। उसका नाम आने से पहले इतना ये खत्म हो गया। खत्म तो क्या हो गया, मतलब ये पूरा नहीं मिला। ये तो पूरा मिला होगा पर बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख जो है ये, हाँ पूरा है कुल मिलाकर के, लेकिन शुरू की पंक्तियां दी हुई, क्योंकि शुरू की पंक्तियां पूछ लेते हैं। श्री स्वस्ति महानौ हस्ती अश्व, ये जो आप लोगों को नाम दिया हुआ है ना, नरवर्धन का नाम आया है सबसे पहले। उनकी पत्नी थी श्री विजयिनी, उनमें उत्पन्न हुआ महाराज श्री राज्यवर्धन। राज्यवर्धन का पुत्र हुआ फिर महाराज आदित्यवर्धन। उसका पुत्र जो है फिर उसके बाद जो है महासेन गुप्ता देव्याम उत्पन्न। महासेन गुप्ता देवी जो है उनमें उत्पन्न हुआ श्री प्रभाकर वर्धन। श्री प्रभाकर वर्धन जो हैं उनकी माता पिता का नाम देख लीजिए आप यहाँ से। माता जी का नाम जो है महासेन गुप्ता देवी है और पिता का नाम आदित्य वर्धन है। तो उनके जो है, और सबसे पहला नाम इसमें श्री नरवर्धन का आया हुआ है। बस ये काम की बात है, और कुछ काम की बात भी क्या है, बस एक बार पढ़ना। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार पता नहीं लगता पेपर बनाने वाला जो है वो क्या बनाएगा, तो मैंने यहाँ से आप लोगों को ये जो काम की मुझे लगा कि एक बार पढ़ लेना चाहिए। पढ़ा हुआ कई बार याद रह जाता है आपको। बस पुलकेश, इसमें से आपको ना कुछ भी देखो प्रश्न वैसे नहीं आएगा। आएगा तो या तो मूल से प्रश्न बन जाएगा, या जो इसमें से जो काम की बात निकली है वो हम पढ़ ही रहे हैं, या कालक्रम पूछ लेगा, किन राजाओं को का उल्लेख है उनका पूछ लेगा, किसी की कोई उपाधि है वो पूछ लेगा, क्रम पूछ लेगा। थोड़ा सा नीरस सा विषय है, और आप लोग वैसे मैं किसी विषय को नीरस कहता नहीं हूं, मुझे इसकी अच्छे से जानकारी नहीं, ये भी कारण है एक। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख जो है ये ब्राह्मी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का ऐहोल शिलालेख है। ये बीजापुर जिले के ऐहोल नामक गांव से, जो ऐहोल नामक स्थान पर रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जैन मंदिर की एक दीवार पर उत्कीर्ण है ये ऐहोल शिलालेख। ये शिलालेख देखा है मैंने। तो ये जो है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, और ऐहोल का जो है यह है बादामी के प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय के संबंध में विस्तृत एवं व्यवस्थित सूचना देने के कारण यह अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख नाम से जाना जाता है। तो एक तो यह है कि रवि कीर्ति ने वो जैन मंदिर बनाया है, ये बात हुई है। दक्षिणी ब्राह्मी में ये लिखा गया है, ये बात है। और इसके अतिरिक्त ये बात है कि यहाँ पुलकेशिन द्वितीय जो है वो बादामी की चालुक्य शाखा का था। चालुक्यों में से पुलकेशिन द्वितीय हुआ है। ऐहोल अभिलेख के अनुसार जयसिंह प्रथम जो है वो बादामी की चालुक्य शाखा का पहला राजा था, और उसका उत्तराधिकारी रणराग था। जयसिंह का उत्तराधिकारी रणराज हुआ, और रणराग का पुत्र हुआ पुलकेशिन प्रथम। वो चालुक्य वंश की राजसत्ता का संस्थापक था। 543 से 566 ईस्वी तक उसने शासन किया। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध, वाजपेयी, हिरण्यगर्भ आदि यागों का संपादन करके अपनी शक्ति का परिचय दिया। श्री पृथ्वी वल्लभ, रणविक्रम, सत्याश्रय आदि उपाधियां थी उसकी, किसकी? पुलकेशिन प्रथम की। उसके बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन राजा हुआ। उसने कदंबों, मौर्यों और नलों को पराजित किया। और ये ध्यान में रखने वाली बात है, कीर्तिवर्मन ने जो है वो कदंबों, मौर्यों और नलों को पराजित किया। विषय छोटा सा है, इस पर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, लिख लेना, लिख के काम बन जाएगा। कीर्तिवर्मन के बाद उसका अनुज मंगलेश सिंहासन पर बैठा। कीर्तिवर्मन के बाद मंगलेश बैठा। ऐहोल अभिलेख में उसने पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच के प्रदेशों का विजेता कहा गया है उसे। तो ये जो कीर्तिवर्मन है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच के प्रदेशों को इसने जीता है। मंगलेश ने अपने पश्चात अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता था, परंतु पुलकेशिन द्वितीय ने उसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में मंगलेश मारा गया और उसके स्थान पर पुलकेशिन द्वितीय राजा हुआ। 23वें श्लोक में पुलकेशिन द्वितीय को सर्वाधिक प्रसिद्ध विजय का उसका उल्लेख हुआ है। सकल उत्तरापथनाथ हर्षवर्धन के ऊपर उसने जो है वो प्राप्त की थी। हर्षवर्धन के ऊपर जो है, जिसको सकल उत्तरापथनाथ कहा जाता है,
उत्तर में जो है वो यही राजा था, और दक्षिण में राजा जो है वो पुलकेशिन था। तो उसने उस हर्षवर्धन के ऊपर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो दक्षिण के राजा उत्तर के राजाओं से, उत्तर के राजा दक्षिण के राजाओं से लड़ते भिड़ते ही रहते थे। युद्ध में हाथियों के मारे जाने से हर्ष हर्ष रहित हो गया। पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख हुएनसांग के विवरण से भी पता लगता है। गुर्जर नरेश दद्दा के नौसारी दान पत्र से पता लगता है कि हर्ष ने वल्लभी नरेश को पराजित किया और पड़ोसी राजा दद्दा ने उसे शरण दी। ठीक है, दद्दा जो है उसने ध्रुवसेन द्वितीय को शरण दी थी अपने यहां। पुलकेशिन द्वितीय जो है बड़ा योद्धा राजा था और दद्दा एक छोटा सा राजा था। तो जब दद्दा जो है पुलकेशिन द्वितीय ने ध्रुवसेन द्वितीय को, जो वल्लभी नरेश था, उसके साथ युद्ध किया, तो दद्दा ने उसे अपने यहां शरण दी थी। ये इस अभिलेख में पता लगता है। तो जब दद्दा जैसे छोटे राजा द्वारा हर्ष जैसे महान सम्राट के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय या एक सेकंड, हर्ष, अच्छा हर्ष ने पराजित किया, पुलकेशिन ने नहीं, हर्ष ने पराजित किया और उसको दद्दा ने अपने यहां शरण दी, ध्रुवसेन को। फिर हर्ष जैसे महान सम्राट के विरुद्ध वल्लभी नरेश को शरण देना आश्चर्यजनक है। विद्वानों ने ऐसा अनुमान प्रकट किया है कि गुर्जर राजा दद्दा पर पुलकेशिन द्वितीय का हाथ था। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं भाई, इसमें से कुछ भी, जो मैं बस यहां से आप लोगों को काम की बात निकल जा रही, जैसे इसमें से आप लोगों को जो मैं बताया था पीछे, क्या आप लोगों को पता लगी? देखो पहली लाइन ये पढ़ के तो आप लोगों को पता लग गया कि यहाँ किस तरह का अभिलेख था। दूसरा, यहाँ से ये पता लग गया है कि बांसखाड़ा अभिलेख जो है उसमें क्या नाम क्या है, 628 ईस्वी का है। कहाँ से मिला ये लिख लो आप लोग, उसकी भाषा देख लो, संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। फिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसमें जो नाम आए हुए हैं, तो हर्ष ने जो है वो बालचंद्र और भट्ट स्वामी को दान में जो है वो मरकट सागर नाम का गांव दे दिया था। ये इसकी वो है विशेष बात। और इसमें से जो है वो वर्धमान कोटि से मिला, प्रभाकर वर्धन को वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थिर रखने वाला कहा, ये बात आप लोगों को है। और राज्यवर्धन जो बड़ा भाई था उसने देवगुप्त और शशांक को हराया। दो, बस इतनी सी बात आप लोगों को लिखने की है, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे ऐहोल शिलालेख जो है वो दक्षिणी ब्राह्मी में है। मैं बस आप लोगों को कहानी इसलिए पढ़ दे रहा हूं ताकि एक बार याद रह जाए, इसमें से याद रखना मुश्किल काम होता है। चाहे आप लोग, हमने पिछली बार भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन इस बार काल पूछ लिया। काल शायद हमने चर्चा नहीं की थी ढंग से, हालांकि इन पे काल जो है वो तब भी था, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया था कि इनका कालक्रम भी पूछ सकते हैं। अभिलेखों का कालक्रम जो है उस पर प्रश्न जो है वो बने हुए हैं, तो अब इसको इस दृष्टि से भी देखना है। ठीक है, तो ये जो है वो और दूसरी बात ये है कि ये वो जैन मंदिर रवि कीर्ति ने बनाया था, उस पर ये अभिलेख लिखा हुआ है। जयसिंह हुआ, जयसिंह का पुत्र रणराग हुआ, रणराग ने जो है वो उसकी उपाधियां भी दी हुई हैं। रणराग का पुत्र पुलकेशी प्रथम था, उसको पृथ्वी वल्लभ, रणविक्रम, सत्याश्रय उसकी उपाधियां थी। और उसके बाद कीर्तिवर्मन राजा बना, कीर्तिवर्मन का अनुज मंगलेश वो राजा बना, उसको फिर जो है वो इसने हराया था। और उसने जो है हरा करके फिर हर्षवर्धन को भी हराया बाद में, सकल उत्तरा पथनाथ जो हर्षवर्धन है उसको हराया। हर्षवर्धन जो है उसकी लड़ाई युद्ध ध्रुवसेन से हुई। ध्रुवसेन जो है वो उसको शरण दी अपने यहाँ दद्दा ने, छोटा सा राजा था। और दद्दा को जो है ऐसा पता लगता है कि ये आप लोगों को काम की बात है यहाँ से। पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम दक्षिण भारत में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, इसलिए पुलकेशिन ने पल्लवों पर आक्रमण किया और उसकी सेनाएं पल्लव राज्य में राजधानी कांची से 45 मील उत्तर पुल्लूक तक घुस गई थी, पुल्लकूल तक घुस गई थी। महाराजा राजा महेंद्र वर्मन अपनी राजधानी को बचाने में सफल रहा, लेकिन उसे अपनी उत्तरी प्रदेश पुलकेशी को देने पड़े, उसे अपने उत्तरी प्रदेश जो है वो पुलकेशिन को देने पड़े। और राजधानी लेकिन उसने अपनी बचा ली थी। तो मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं, इस अभिलेख का उद्देश्य ये है कि ये पता लगे कि पुलकेशिन द्वितीय कितना ज्यादा सामर्थ्यशाली था। ये काम की बात है बस।
पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के आक्रमण का सामना करते हुए पुलकेशिन द्वितीय मारा गया, उसका नाम सत्याश्रय भी था। पुलकेशिन द्वितीय का नाम जो है वो सत्याश्रय भी था। एक ये नाम और ध्यान रखना। रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की सहायता से महाभारत युद्ध के 3765 वर्ष पश्चात शक संवत 556 मतलब 634 ईस्वी में एक जैन मंदिर का निर्माण कराया था, रवि कीर्ति। ठीक है, उस रवि कीर्ति ने जैन मंदिर का निर्माण कराया था, उसके बाहर ये नेम प्लेट लगी हुई है, जिसकी एक दीवार पर ये प्रशस्ति जो है वो लगी हुई थी। शुद्ध साहित्यिक संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख उत्कृष्ट काव्य का उदाहरण है। वैदर्भी रीति में गौड़ी बंध का आयोजन करते हैं। वैदर्भी रीति है लेकिन कहीं कहीं गौड़ी रीति का प्रयोग भी किया गया है। इसमें 10 से अधिक छंदों का प्रयोग हुआ है। जयति भगवान जिनेन्द्रो, ये कह रहा था मैं जो आप लोगों को कल पढ़ रहा था ना, जयति भगवान जिनेन्द्रो वीत जरा मरण जन्मनो यस्य ज्ञान समुद्रांतर्गतम अखिलम जगदंतरी परि जगद अंतरीपम इव तदनुचिरम अपरिमेयश्चालुक्य कुल विपुल जल निधिर जयति। चालुक्य कुल विपुल जो जल निधि है उनकी विजय हो। पृथ्वी मौक्तिक पृथ्वी मौली ललाम नाम यह प्रभव पुरुष रत्नानाम चूरे विदुषि च विभजन दानम मानम च युगपद एकत्र अविहत यथा संख्यो जयति स सत्याश्रय सुचिरम। सत्याश्रय जो है उस पुलकेशिन द्वितीय का जो है यहाँ ये नाम आया है। ठीक है, और कुछ ऐसा इसमें विशेष नहीं है। पृथ्वी वल्लभ शब्दों ये शामन्वर्थ ताम चिरम यातः तम वंशेषु जिगीषुषु तेषु बहुषु अपि अतीतेषु। कुल मिलाकर के आप लोगों को काम की बातें जो हैं वो हो गई हैं। कुछ परेशान हो गए होंगे इस विषय से या चल जा रहा है काम? इस विषय को बस पूरा पूरा आंखों से सामने से निकालना है और इसमें से काम की बात लिख लेनी है, बस यही याद करने वाला विषय है। निशांत, कुछ और समझ में आ रहा है क्या? कुछ और ऐसी बात लग रही है क्या जो हमसे छूट रही हो कोई? मतलब ये हुआ कि अभिलेख के अंदर क्या मुख्य बातें हैं और इनका कालक्रम हुआ। कोई बात छूट रही हो तो ऐसी। बाकी रात्रि में आप लोगों को इसका जो बचा हुआ विषय होगा वो मतलब प्रश्न की दृष्टि से जो और समझ में आएगा वो भी कराएंगे आपको। जुड़ना रात्रि वाली इसमें आज। तो उधर वाली कक्षा मुझे लेनी है तो वो यूटिलाइज हो जाएगी। रुम्मनदेई का छोटा सा स्तंभ लेख जो है एक ये रह गया हमारा। समुद्रगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, अच्छा बस इतना ही रह गया, 2 अभिलेख रह गए हैं। पढ़ लो फिर प्रश्न करते हैं। यार पीडीएफ जो है वो मैंने ध्यान नहीं किया, वो मैंने ये मार्क वैसे देखो ये सब बोल्ड है, यही वाली पीडीएफ लगा दी है मैंने। यही पीडीएफ लगी हुई है, आप लोग क्लास खोल के देखोगे तो लगा के दिखाई है मैंने, दिखा दे रहा हूं तुम्हें। लगा दी है पीडीएफ और यही वाली, पर वो मार्क किया हुआ है काम की चीज। उसमें से जो है कोर्सेज री एग्जाम कंटेंट, कंटेंट में जो है हम इसको व्याकरण में देख रहे हैं। वैसे ये वाला व्याकरण में होना नहीं चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? भाषा विज्ञान कारक क्लास लिपि अभिलेख। जैसे ये वाली पीडीएफ है ना, ज्यों की त्यों जो है वो आप लोगों को लगा दी है ये लिपि अभिलेख वाली। तो इसमें मुख्य चीजें सब जो है वो मार्क की हुई हैं। आज की क्लास में भी है, कल वाली में भी है, दोनों में लगा दी है। रुम्मनदेई का लघु स्तंभ लेख, देखा तो नहीं ऐसा क्वेश्चन अभी, पर ये बात भी ठीक है। कौन सा पत्थर पर है, तो पत्थर पे तो प्रश्न बना है, तो ताम्रपत्र भी लिख आया है भाई। अभी दिखाऊंगा मेरे को, रात में देखना क्या प्रश्न है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ताम्रपत्र को लेकर के रात में दिखाता हूं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी एकदम एग्जैक्ट प्रश्न। रुम्मनदेई लघु स्तंभ अभिलेख जो है ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के समीप नेपाल में है। दिखाया था आप लोगों को, नेपाल में था ये अभिलेख। प्राकृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है,
अशोक के अभिलेख के 20 वर्ष पश्चात उत्कीर्ण कराया गया था। ये अभिलेख का मुख्य विषय अशोक के बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी की यात्रा का वर्णन करना है। तो अशोक जब वहां गए होंगे लुम्बिनी की यात्रा करने, तो वहां जाते हुए उनके ये अभिलेख लिखा गया है। लघु स्तंभलेख अभिलेख ये सूचना देता है कि अभिषिक्त होने के 20 वर्ष पश्चात अशोक ने इस स्थान की यात्रा की। चूंकि यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यह अभिलेख बुद्ध के निश्चित जन्म स्थान की पहचान कराता है, इसलिए प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि अभिलेख जो है ये कहता है, उस समय वो झूठ तो लिखा नहीं गया। हाँ, ताम्रपत्र का कुछ नाम पूछा हुआ है। अभिलेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अशोक के पूर्व और उसके समय में लुम्बिनी की यात्रा करने वालों को प्रवेश के रूप में धार्मिक कर देना पड़ता था। अतः उसने अपनी यात्रा के समय इस धार्मिक कर को समाप्त कर दिया था। बुद्ध के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हुए लुम्बिनी ग्राम के निवासियों के लिए जाने वाले भूमि कर को घटा करके 8वां भाग कर दिया था। बस इतनी काम की बात यहाँ से है कि एक तो इसने जो है कर को 8वां हिस्सा कर दिया था। दूसरी बात जो है ये प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि है। और अब अपने 20 वर्ष के पश्चात जो है अशोक ने जब अपने अभिलेख लिखे, उसके 20 वर्ष पश्चात जो है वो बुद्ध के यहाँ गया था। उस जगह पर जाकर के जन्म स्थान गया था और उस जगह जाकर के उसने 8वां भाग जो है घटा दिया था और यात्रा कर को भी समाप्त कर दिया था। बस काल पर शाम को चर्चा करूंगा सबकी बात। ये मुझे विषय ना बहुत सही से नहीं आता जैसा आना चाहिए। और आप ये मतलब मेरा मन है इसको ठीक से जब मैं पढ़ाऊं तो ठीक से पढ़ाऊं, पर समय के अब हर बार ऐसा हो रहा है। पिछली बार भी जैसे तैसे पढ़ाया था ये, क्योंकि अब ये ना हुआ होता ना तुम्हारा ये क्रैश कोर्स वाला, मतलब ये यूजीसी नेट का एग्जाम ना हुआ होता, मैं हर विषय को तसल्ली, जैसे अभी कारक पढ़ा होगा, जैसे आप में से जिसने कारक पढ़ा होगा, अभी पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बाकी पुस्तकें इसके 30 तारीख के बाद जो पढ़ेंगे ना, इतना तसल्ली में और पूरा का पूरा विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन समय के अभाव में जब भी ऐसा होता है तो फिर वो समय ना मिलना उस विषय के लिए जो है वो न्याय नहीं हो पाता है। पर ये है कि काम इसमें पूरा पूरा चलेगा, काम में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है। मैंने एक कंपनी छोड़ करके ये सब अपना नया सिस्टम शुरू इसलिए किया था कि अपनी तसल्ली के लिए पढ़ाएंगे, मतलब ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ेंगे एक बार जो है पूरा विषय आद्योपांत हमें उपस्थित हो हर तरह से, आप विद्यार्थी को भी और मुझे भी। पर समय के अभाव में आप लोग थोड़ा सा इसको समझ पाएंगे। तो कुछ विषय ऐसे ही, और वैसे ऐसा होता भी है हर एग्जाम में, कुछ विषय काम चलाने के लिए करने पड़ते हैं, कुछ विषय गहराई से करने पड़ते हैं। चलो, भीतरी स्तंभ लेख है जो ये उत्तर प्रदेश में सैद, हालांकि मैंने बहुत सारे अभिलेख सामने देखे हैं, और जिस समय अभिलेख देखे हैं, जिस समय मैंने अभिलेख देखे हैं, उस समय वो नहीं थी, समझ नहीं थी ठीक इतनी। ग्रेजुएशन में मैं लगभग लगभग जो है वो 6 राज्य घूमा हूँ। हमारा एजुकेशनल टूर जाता था तो बस ये पुलकेशिन द्वितीय का अहिहोल शिलालेख है, और वो शिलालेख दिखा रहे हैं गुरुजी, उनके बारे में बता रहे हैं ऐसा था वैसा था। हम थोड़ा सा कभी किसी विषय को सुन लिया, कभी किसी विषय को पीछे खड़ा होकर के, बोरिंग सा लगता था बच्चे की उसमें। आज उसकी वैल्यू समझ में आ रही है जब वहाँ बैठ करके पढ़ रहे हैं। वो फोटो है, ग्रुप फोटो वहाँ के, तो उसमें देख पाते हैं उसको। लेकिन उस समय की इसकी वैल्यू, आज आज कहीं जाएंगे तो वो पता लगेगा कि अभिलेख सामने कैसा होता है या क्या उसकी विशेषता, कैसा होता तो चलो पता है, ये फर्क है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख जो है ये सैदपुर के पास भिटारी गांव में खोजा गया था। ये गुप्त साम्राज्य के शासक स्कंदगुप्त, जिनका टाइम जो है वो 455 ईस्वी और से 467 ईस्वी तक था, 12 वर्षों तक थे ये, इनके शासनकाल का है। शिलालेख संस्कृत में है, 15 फीट ऊंचा है। शिलालेख विभिन्न गुप्त शासकों के कालक्रम को समझाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें स्कंदगुप्त और पुष्यमित्रों के साथ साथ हूणों के बीच संघर्ष का भी उल्लेख है। ठीक है, बाकी तो कुछ ऐसा जो है वो, तो स्कंदगुप्त का पुष्यमित्र के साथ और हूणों के साथ जो युद्ध हुआ है उसका वर्णन है। 19 पंक्तियों में लिखा गया है, जिसकी शुरुआत स्कंदगुप्त के पूर्वजों की वंशावली से होती है और फिर उसकी प्रस्तुति और अंत में उसकी उपलब्धियों का वर्णन रहता है। बस इतनी काम की बात है। चलो भाई, प्रश्न कर दो फटाफट से। ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है?
या रात्रि में करोगे? रात्रि में जुड़ना, लंबी क्लास लूंगा आज रात्रि में, लिपि अभिलेख सब निपटा देंगे आपको। ठीक है, एक बार प्रश्न करना चाहो या पीडीएफ में पढ़ के आना एक बार आप लोग इसको जो है। मैं आप कुछ इसमें कुछ नए प्रश्न जो जोड़े हैं वो प्रश्न रात्रि में पढ़ा करके आप लोगों को, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। भारतवर्षे दान लेखनम उत्कीर्णम बाहुल्येन कस्मिन् धातौ कृतम, ताम्रपत्र पर जो है किया गया है। ठीक है, तो बांसखाड़ा का अभिलेख जो है वो भी ताम्रपत्र पर है। इसी तरह से स्कंदगुप्त का जो इंदौर का शिलालेख अभिलेख है वो ताम्रपत्र पर है। तो ये प्रश्न बना। ऐसे ही जो है इनका कौन सा किसके साथ है क्रम लगाने का, ये प्रश्न अभी नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग एक बार पढ़ लो इसको, पीडीएफ को पढ़ लो ताकि आपकी अच्छे से वो हो जाए, तैयारी हो जाए। ठीक है, इसमें ज्यादा प्रश्न नहीं है, दूसरी पीडीएफ में आप लोगों को कराएंगे रात्रि में। अनुराग कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, और आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हर चीज का पक्ष विपक्ष होता है, पर अनुराग में इसको थोड़ा सा ना, कई चीजें ऐसी होती हैं कि हम सोचते हैं ऐसा करेंगे, पर जो टाइम पर हो जाता है वो ठीक है। तो कोई बात नहीं, हर चीज को सकारात्मक ले सकते हैं। मैं बहुत कम शिकायत करता हूँ, ऐसे कभी शिकायत करता हूँ, और उसका भी कारण होता है जैसे मैं आज आप लोगों को कह रहा था, क्योंकि जैसा चाह रहा था वैसा नहीं हो रहा, इसलिए। तो चीजें सकारात्मक ही होती हैं, उनको सकारात्मक ही देखना ही है। रात्रि तक आप लोग एक काम कर लो, इनको निपटा लो, और रात्रि में जो है फिर वो प्रश्न करके बताना है इनके। ठीक है, चलिए। कोई बात नहीं, 30 तारीख के बाद एक हफ्ता खूब नींद लेना चक्कर के, 2 4 5 10 15 20 मूवी देख के आना उल्टी सीधी सब जगह जा करके, चाहे वो समझ में आ रही हो चाहे ना आ रही हो, सब देख लेना। सबके अपने अपने प्लान है, मैं सोच रहा हूँ 30 तारीख के बाद जो है अ, अरे भाई आप लोगों से एक सहायता चाहिए, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बैठ करके प्रश्न पत्रों को ठीक से अरेंज कर सके। मेरा प्लान ये है, अलंकार कराने तो हैं भाई मुझे, पहले ये देखो, 1 मिनट रुको, चलो कल का प्लान सोच लें पहले आगे का। पॉसिबल तो सब कुछ है, क्यों पॉसिबल नहीं है। हम्म, मुझे बताओ, रामायण महाभारत पुराण पर एक क्लास लूं क्या? सारे प्रश्न करा, प्रश्न तो यूट्यूब पर करा दूंगा, वहां से भी हो जाए, इसको रहने देता हूँ, इसको मैं आप लोगों को कंटेंट दे देता हूँ, इसके प्रश्न करा दूंगा, पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक क्लास जो है वो लिपि पर, और क्या लिपि अभिलेख की तो आज क्लास हो रही है, फिर मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति क्लास, ये यूट्यूब पर ही हो जाएगा, पर्याप्त। तो मेरे से यहाँ ये पढ़ लो पहले, ये पढ़ लो, मैं अगले 4 5 दिन में निपटा देता हूँ। साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक साथ में हो जाएगा इसी के, ध्वन्यालोक छोड़ भी सकते हैं वैसे हम लोग। अलंकार सहित काव्य प्रकाश पूरा का पूरा जो है अलंकार सहित आप लोग पढ़ लो मेरे से, ये 4 5 दिन में, मैं इस चाह रहा हूँ अगले 2 3 अगली क्लास जो है ये करवा दूं तुम्हें। फिर रिजल्ट का रहेगा, रिजल्ट रिजल्ट के चक्कर में क्या पढ़ना है। नहीं, मैं तुम्हें बता रहा, तुम अपना प्लान सेट करो विद्यार्थियों, देखो प्लान, ये प्लान नहीं होना चाहिए कि बस अब हो गया अब नहीं, क्योंकि एक बार छोड़ दिया सब सत्यानाश हो जाएगा। तो प्लान ये रखो अपना जो है, जैसे मेरे साथ हुआ, मैं ठीक ठाक पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी था, हालांकि बहुत ही ज़्यादा परिश्रम तो नहीं करता था उस समय, अब तो ठीक परिश्रम कर लेता हूँ, पर जेआरएफ हुआ, जेआरएफ होने के बाद पीएचडी पर लग गया, रिसर्च में लग गया था, ये सब छोड़ दिया था। तो आप लोगों को जो है वो एक काम अपना ये प्लान करना कि इसके तुरंत बाद जो है वो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़ा ब्रेक लेना अच्छा होता है, फिर एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के साथ जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर निकालना, सारे के सारे मेरे पास हैं, उपलब्ध करा दूंगा। और मेरा प्लान भी यही है जो आगे का, आप लोगों को आगे के मतलब सारे के सारे प्रश्न पत्र हल कराना। असिस्टेंट भाई नेट क्वालिफाई हो ही जाएगा, नेट क्वालिफाई होके करोगे क्या पर, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे ना। तो
असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देने के लिए आप लोगों को इसके तुरंत बाद ये प्लान बनाना कि सारे देश में निकलने वाला चाहे कोई कहीं फॉर्म निकल रहा है, चाहे तुम्हें जो है वो कहीं जाना है, बंगाल, महाराष्ट्र, अब फटाफट से जो है जो जो फॉर्म निकलता चला जाए वो भरते चले जाना। जैसे अभी हरियाणा निकल गया, तुम्हारे हाथ से निकल गया, कोई बात नहीं है, हो सकता है इसमें कुछ होना जाना है नहीं अभी जल्दी तो। दूसरा फिर जो है इसके बाद आप लोगों को हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश का कुछ होगा। असल में उत्तर प्रदेश में इसलिए दबाव नहीं बना रहे हैं वो, क्योंकि 27 में चुनाव है वहाँ, तो 27 में चुनाव है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश बड़ा ऑप्शन है तुम्हारे लिए। उत्तराखंड एक ऑप्शन है, इधर महाराष्ट्र बहुत बड़ा ऑप्शन है। हर जगह का फॉर्म भरना, हर जगह का एग्जाम दे के आना, जाना है तो, नहीं जाना है तो, लेकिन अगले एक वर्ष आप लोगों को कमर कस के जो है वो होता है। रात्रि में यूट्यूब पे क्लास होगी। राजिदा कह रही है खूब नींद आती है पर नींद नहीं आने देते। मुझे पूछो तुम नींद को लेकर के, तो दोपहर में क्लास लेने से पहले अगर मैं लेट जाऊं ना 10 मिनट के लिए, तो मुझे बहुत भारी पड़ जाता है। मैं ऐसे ही सो गया एक दिन, तुम्हारी क्लास नहीं थी, DSSB वालों की क्लास थी, ऐसे ही लेट गया मैं। मैंने कहा अभी तो 40 मिनट है, लेट जाता हूँ। मेरी आंख जो है वो क्लास 5 बजे थी और आंख खुली 5:12 पे, फिर क्लास कैंसिल की। तो मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही अभी आजकल इस चक्कर में। खैर मेरा अलग भी कारण है नींद पूरी ना होने के, मुझे बहुत सारा काम करना होता है अलग अलग डोमेन में। पर मुझे ना कोई विद्यार्थी चाहिए ऐसा जो मेरे साथ काम कर सके, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या है ना, पैसे दे के काम नहीं कराया जा सकता, काम काम करने वाले व्यक्ति से कराया जा सकता है। कोई व्यक्ति खूब परिश्रमी हो और मुझ पर जो है विश्वास करे, पैसे तो दूंगा मैं, लेकिन क्या है ना, वो देखा है 2-3 लोगों को बीच में भाग जाते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए जो परिश्रम करने को राजी हो। काम ये है कि पहले सारे प्रश्न पत्र जो हैं, TGT, PGT, UGC नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पूरे भारत में होने वाले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम जितने भी हैं, उन सारे प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित पहले टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद जो है कुछ हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ होने हैं, फिर उन्हें टॉपिक वाइज जो है सबको एक टॉपिक से क्या प्रश्न बनाए हैं सब एग्जाम्स को इकट्ठा करके उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करके जो है फिर उनको प्रयोग करेंगे, उनके आधार पर कंटेंट बनाएंगे। तो ये रहेगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, आपको लिंक आ जाएगा, अभी लिंक भेज दूंगा दोबारा से मैं। तो कोई अगर ऐसा व्यक्ति आप लोगों को लगे कि ये काम कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, खुद के पास होना चाहिए, टाइपिंग वाइपिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, बस। चलिए विद्यार्थियों, नमस्ते।